स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखिए, स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक टर्म पता होना चाहिए कि वन फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है और ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये सब आपका जो फंक्शन चैप्टर है क्लास 12 का, वहां पढ़ाया जाता है। लेकिन जिन लोगों ने वहां पढ़ा है तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी आप परेशान मत हुई, उनके लिए मैं यहीं पे वो चारों चीजें थोड़ा सा कवर कर देता हूं और इसके बाद हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, वन फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए, वन फंक्शन का मतलब क्या है? एक आदमी के साथ ही रिलेशन हो। सीधे अगर एक्चुअल केस में देखें, वन का मतलब है आपका जो शादी वाला मामला होता है। कैसा होता है भैया? शादी वाला, ये जिसको हम लोग मैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मैरिज। मैरिज में क्या होता है? एक लड़का होता है और एक क्या होती है भैया? लड़की होती है, और उन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अगर ये लड़का 1 है मान लिया और ये लड़की 1 है, कल के दिन यहां पे लड़का 2 है और यहां पे आपके पास लड़की 2 है। अब देखिए, जैसे इस लड़के का इस लड़की के साथ संबंध बन चुका है, तो क्या ये लड़का इस लड़की के साथ संबंध बनाएगा? ऐसा संबंध नहीं बन सकता है। क्या ये वाला लड़का इसी लड़की के साथ, एक से ज्यादा लड़के क्या एक लड़की के साथ शादी कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या एक लड़की एक से ज्यादा लड़कों के साथ शादी कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है एक आदमी के साथ संबंध बनाने के लिए एक ही ऑप्शन हो। तो वही मैंने लिखा है, आ फंक्शन ऑफ ए टू ए इज सेड टू बी वन अथवा इंजेक्टिव। वन का दूसरा नाम होता है आपका इंजेक्टिव, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट इमेज ऑफ बी। डिफरेंट इमेज ऑफ बी, इसको आप बना लीजिए इतना पार्ट। इसके बाद मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। ठीक है, इसको बना लीजिए। शादी वाला केस है, एक का साथ एक लड़के के साथ एक ही लड़की की शादी होगी, उसी केस को हम लोग बोलते हैं वन फंक्शन। कि जो एक एक घर के आदमी है, उसमें से प्रत्येक एक एक घर के आदमी के लिए बी के घर से एक ही आदमी उसके साथ रिलेशन बनाए, तो ऐसे संबंध को क्या बोलते हैं भैया? वन फंक्शन बोलते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करता हूं। फंक्शन लिखा है एफ ए टू बी। समझिए, ए का मतलब होता है डोमेन, और जो आपके पास बी होता है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? कोडोमेन। पहली बात ये आप देख लीजिए, इस तरह से अगर फंक्शन लिखा है तो जो पहले नंबर ए लिखा है उसको डोमेन पढ़ेंगे, और जिधर की तरफ जो आपके पास तीर है उसका जो हेड है जिधर जब उधर को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। तो हेड की तरफ जो है वो होगा कोडोमेन और टेल की तरफ होगा डोमेन। तो मान लिया ए आपका ये वाला घर ए का है और उसके घर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने आदमी है? और ये घर बी का है जिसको कोडोमेन बोला, और इसके घर में स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है। अब क्या हो इस केस में कि एक 1 जाके ए के साथ रिलेशन बना ले, 2 जाके बी के साथ रिलेशन बना ले, 3 जाके सी के साथ रिलेशन बना ले, 4 जाके डी के साथ रिलेशन। तो इसमें से देखिए, ए का एक आदमी बी के केवल एक ही आदमी के साथ संबंध बना रहा है। इस तरह का जो आपका रिलेशन होता है या संबंध होता है, उसी संबंध या रिलेशन को बोलते हैं वन फंक्शन। एक का एक के साथ रिलेशन, एक का एक के साथ रिलेशन, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? वन। देखिए, अब अगली वन फंक्शन आपको मैंने समझा दिया। वन फंक्शन का क्या मतलब है कि ए के घर का एक आदमी के बी के घर के एक ही आदमी के साथ रिलेशन हो, ऐसे चीजों को बोलते हैं वन फंक्शन। अगली चीज क्या है? मैनी वन फंक्शन है। तो मैनी वन फंक्शन देखिए कुछ नहीं होता, वो फंक्शन जो वन ना हो वो मैनी वन है, वो फंक्शन जो वन ना हो वो मैनी वन है। ठीक है, वही मैंने डिफिनेशन लिख दिया। इफ फंक्शन इज नॉट वन, अगर फंक्शन वन नहीं है, देन इट इज कॉल्ड मैनी वन फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। जैसे कि मान लिया फंक्शन हमारे पास डिफाइंड है ए से बी के लिए। कहां पे डिफाइंड भैया? ए से बी के लिए। और ए ये है, ए का घर ये है और बी का घर आपके पास ये है। ओके, ए के घर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और बी के घर में है ए, बी और सी है। ठीक है, ए, बी और सी है। तो हमने देखा कि भैया जो ए है, ए का संबंध 1 के साथ भी है और 1 का संबंध सी के साथ भी है, बी का संबंध 2 के साथ है, सी का 3 का संबंध फिर 2 के साथ है। तो ऐसी चीजें जिसका संबंध एक से ज्यादा एलिमेंट से, जैसे ए का संबंध ए से भी है और किससे है? सी से भी है, ए से भी है और सी से भी है। ठीक है, 4 का कोई संबंध है नहीं, तो 4 के लिए डी लिख लेते, मान लेते 4 का संबंध डी से है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 1 है उसका संबंध ए से भी है और सी से भी है। तो ऐसे फंक्शनों को बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। कुल मिला के इतना याद रखना है कि वन फंक्शन का मतलब होता है कि ए का एवरी एलिमेंट बी के एवरी यूनिक एलिमेंट के साथ कंबाइन हो। इसका एलिमेंट ए
बी के जिस एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाएगा, फिर ए का कोई अनदर एलिमेंट उस एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होगा, रिलेशन नहीं बनाएगा, तो उसे 1 1 बोलेंगे। माइनी वन की डिफिनीशन आ गई कि दुनिया के वो फंक्शन जो 1 1 नहीं है वो माइनी वन होंगे, बात खत्म। ठीक है, इसको नोट करिए। अब चलते हैं हम लोग ऑन टू और इनटू की तरफ। अब देखिए अगली जो चीज देखनी वो देखना ऑन टू और इनटू फंक्शन क्या होता है। देखिए ऑन टू और इनटू का जो कॉन्सेप्ट है, आप फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, मान लिया कोई फंक्शन आपके पास एफ एक्स है, वो ए से बी जा रहा है। कहां जा रहा है भैया? ए से बी जा रहा है। सेड टू बी ऑन टू, ऑन टू उसको तब कहा जाएगा, और याद रखना ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। जिस तरह से हमने 1 1 का दूसरा नाम क्या था? इंजेक्टिव था। 1 1 फंक्शन का दूसरा नाम आपके पास इंजेक्टिव था, उसी तरह से ऑन टू का दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये दोनों नाम लिख लेना। कई बार ऑन टू लिखेगा, कई बार वो सरजेक्टिव लिखेगा। जैसे 1 1 का है तो कई बार 1 1 फंक्शन लिखेगा, कई बार बोलेगा इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये नाम दोनों याद रखना। उसको तब ऑन टू बोलते हैं इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इमेज ऑफ ए सब एलिमेंट ऑफ ए। जब आपका बी में जो आपके एलिमेंट है वो ए के हर एलिमेंट का क्या हो भैया? इमेज हो। दैट इज जब आपके किसी फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो गई तो ऐसे फंक्शनों को ऑन टू बोलेंगे। अगर रेंज उनको बोलेंगे ऑन टू। क्या बोलेंगे भैया? ऑन टू बोलेंगे। और अगर आपके पास जो रेंज है, क्या भैया? रेंज ऑफ फंक्शन वो बराबर नहीं है कोडोमेन ऑफ फंक्शन, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं भैया? इनटू फंक्शन बोलते हैं। ये चीज आप लिख लीजिए। तो ऑन टू और इनटू का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑन टू फंक्शन वो होता है कि ए के हर एलिमेंट की इमेज बी के पास उपलब्ध हो, या फिर उपलब्ध है तो उसको ऑन टू बोलेंगे, और अगर नहीं उपलब्ध है तो उसको इनटू बोलेंगे। ये आप लिख लीजिए थ्योरी। मैं आपको इसके लिए एक जुगाड़ सिंपल सा बता देता हूं। ठीक है, आपका जो ऑन टू फंक्शन है वो क्या है? आप फंक्शन एफ एक्स साइड टू ए टू बी को हम तभी आपका ऑन टू बोलेंगे जब ए के हर एक एलिमेंट की इमेज बी के पास हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको जुगाड़ एक लाइन में बता देता हूं, उससे आपके सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इसको नोट करिए। देखिए ऑन टू के लिए आप इतना याद रखिए कुल मिला के, अगर आपको ऑन टू चेक करना है, क्या चेक करना है भैया? ऑन टू फंक्शन को चेक करना है तो बी क्या याद रखना? बी हैज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। बी हैज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। ठीक, आप इस लाइन को याद रखिए। अब मैं देखो तुमको बता देता हूं कि जो आपका फंक्शन होता है, फंक्शन जिसको आप एफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वो डिफाइंड है ए से बी के लिए, कैसा डिफाइंड भैया? ए से बी के लिए, तो इज कॉल्ड फंक्शन। इसको फंक्शन तब हम बोलते हैं जब ए के सारे एलिमेंट, मान लीजिए ए के पास 1 2 3 है और बी के पास कुछ भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, जब ए के हर एलिमेंट की इमेज हो, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो, इससे मतलब नहीं। तो ए के पास 3 एलिमेंट है, उसकी वाली इमेज इसके साथ है, इसके साथ है और इसके साथ है। तो ए के अगर हर एक एलिमेंट की इमेज बन रही है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन है। अगर इसमें से ये आपका फंक्शन है, ये क्या भैया? ये आपका फंक्शन। पर अगर कल के दिन ए ये है और बी ये है, इस तरह डिफाइंड हो 1 2 3 4 और बी दिया है ए बी सी डी ई, तो 1 की तो इमेज बन रही हो, 2 की बन रही हो, 3 की बन, पर 4 की इमेज नहीं बन रही है, तो इट नॉट फंक्शन, इज नॉट फंक्शन। इसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि ए का एक ऐसा एलिमेंट 4 है जिसकी कोई भी इमेज नहीं बननी है। तो आपका कोई भी फंक्शन तभी डिफाइंड होता है जब ए के सारे एलिमेंटों की इमेज बन रही हो। बी से हमारा कोई रिलेशन नहीं होता, केवल ए से मतलब होता है। अगर ए के सारे एलिमेंटों की इमेज बन रही तो फंक्शन है, अगर इमेज नहीं बन रही है तो फंक्शन नहीं है। इतना आपको पहली बात समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये फंक्शन की डिफिनीशन मैंने आपके लिए छोटी सी लिख दी थी। ठीक, अब चलते हैं आगे। देखिए अब डिफाइंड क्या करना है मुझे? ऑन टू का कॉन्सेप्ट आपके लिए बताना था। किसका कॉन्सेप्ट बताना भैया? ऑन टू का। मान लेते हैं एक फंक्शन ये है, ये आपका ए है यहां से, और ये बी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, ए है बी है सी है डी है। एक इमेज इसके साथ और इसके साथ, और जो 4 है उसकी इमेज इसके साथ बन जाए। तो देखिए ए का इमेज जो बनी बी के साथ, बी के पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं, जितने भी एलिमेंट थे वो सारे के सारे किसमें यूज हो गए? इमेज फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑन टू फंक्शन। वही लिखा है बी हैज नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, मतलब इमेज बनाने के बाद बी के पास कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ना बचे। तो देख लीजिए नहीं बचा, तो इसको क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। ऑन टू फंक्शन बोलते हैं।
तो इनटू और ऑन टू का कॉन्सेप्ट, अगर कोई भी एलिमेंट बच जाता बी के पास जो इमेज में नहीं जाता तो हम बोल देते वो इनटू फंक्शन है। अगर कोई एलिमेंट बी के पास नहीं बचा तो वो आपका क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए दुनिया में अब हमको जो पढ़ना है, देखिए एक चीज होती है बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या होती है भैया? बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बात आ गया बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है। वो सारे फंक्शन जो 1 1 और साथ में ऑन टू, वो फंक्शन जो 1 1 फंक्शन हो और साथ में क्या हो, ऑन टू फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात लिख लीजिएगा। ऐसे फंक्शन जो 1 1 हो और साथ में ऑन टू हो, दोनों की थ्योरी को अपना डिफाइन कर रहे हो, तो इन फंक्शनों को क्या बोलते हैं भैया? इनका टोटल एक साथ बोल देते हैं बाइजेक्टिव। 1 1 का जो नाम होता है वो क्या होता है भैया? 1 1 का नाम आपके पास मैंने बताया था इंजेक्टिव होता है। क्या होता है भैया? इंजेक्टिव फंक्शन होता है। और ऑन टू का नाम आपको मैंने बताया था सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन बताया था, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए अगर आपको कल के दिन आपसे पूछा जाए व्हाट इज बाइजेक्टिव फंक्शन, तो आप फंक्शन इन इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव, अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो ऐसे फंक्शनों को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। अब हम चलते हैं इनवर्स फंक्शन की तरफ। तो आपको 1 1, मैनी वन, ऑन टू, इनटू और बाइजेक्टिव, ये 5 टर्म आपको मैंने समझा दिए। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गए होंगे। तो इसको नोट करिए। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब देखिए हमको अगला जो पढ़ना है वो पढ़ना है इनवर्स फंक्शन। अभी तक हमने ऑन टू क्या है, इनटू क्या है, 1 1 क्या है और मैनी वन क्या है, इनकी विषय में बात की। और बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? बाइजेक्टिव किसे कहते हैं? वो फंक्शन जिसका 1 1 और ऑन टू दोनों डिफाइंड होता है, ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब देखिए वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होते हैं, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? वो फंक्शन जो 1 1 है और साथ में क्या है भैया? ऑन टू फंक्शन है, ऐसे फंक्शनों का ही केवल इनवर्स निकाला जा सकता है। इस बात को आप पहले नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि वो फंक्शन जो बाइजेक्टिव होंगे केवल उन्हीं फंक्शनों का इनवर्स निकाला जा सकता है। और मैंने यही डिफिनेशन लिखी है। इफ फंक्शन ए से बी डिफाइंड है, इज अ फंक्शन देन एफ इनवर्स बी टू ए। जब आप लोग इसका इनवर्स लिखते हैं तो ये वाला टर्म भी बदल जाता है, बी इधर आ जाता है डोमेन के पास और ए चला जाता है कोडोमेन के पास। बी टू ए इज डिफाइंड ओनली व्हेन फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये तभी डिफाइंड होगा जब जो आपका फंक्शन है वो क्या हो? बाइजेक्टिव हो। ठीक, इस बात को समझ में आ गया कि इनवर्स कब डिफाइंड होगा? इनवर्स तब डिफाइंड होगा या उन फंक्शनों को डिफाइंड होगा जो फंक्शन हमारे बाइजेक्टिव होंगे। यहां तक कोई दिक्कत कोई नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सिंबल का मतलब क्या है? कई बार इसको आर्क लिख देगा। जैसे मान लीजिए फंक्शन लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है। अब उसने कहा कि इसका इनवर्स बता दीजिए, एफ इनवर्स एक्स लिखना है, तो इसको आप लोग आर्क साइन एक्स भी लिख सकते हैं। आर्क का मतलब होता है इनवर्स, या फिर आप इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। दोनों का मतलब सेम ही है। आप इस बात को पहले नोट कर लीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। अब चलते हैं कुछ एग्जाम्पलों की तरफ। ठीक, इसको नोट कर लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। अब मान लीजिए भैया कोई एक फंक्शन है, एफ फंक्शन है जो ए से बी कुछ इस तरह से डिफाइंड है। ध्यान से देखना, ये आपका ए है और ये आपका बी है। ए में आपके पास 1 2 3 4 है और इधर आपके पास ए बी सी डी है, ऐसा है। और इसमें क्या हो रहा है कि ये जो आपके पास फंक्शन है, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, 3 की इमेज सी है और 4 की इमेज डी है। तो पहली बात ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, एफ एक्स इज 1 1 है। और एफ एक्स साथ में मैंने बताया था कि अगर बी का सारा एलिमेंट इमेज बना रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन टू बोलते हैं। एफ एक्स इज ऑन टू, ऑन टू भी है। अगर 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन है, इसका मतलब जो एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ऐसा बोला जा सकता है। अब ये आपका एफ एक्स क्या है? बाइजेक्टिव। अब हमको ये पता चल गया कि एफ एक्स हमारा बाइजेक्टिव। अगर एफ एक्स बाइजेक्टिव तो क्या इसका इनवर्स निकाला जा सकता है? तो इनवर्स कैसे निकलेगा भैया? इनवर्स में बी, ये तो आपका एफ है, क्या भैया? एफ है। और इधर हो जाएगा ए, इधर क्या हो जाएगा भैया? ए। अब एलिमेंट जो है आपके पास पलट जाएंगे, बी में ए बी सी डी और इधर 1 2 3 4।
ए की इमेज यहाँ से, बी की इमेज इसके साथ, सी की इमेज इसके साथ और डी की इमेज इसके साथ। तो ये आपके पास हो गया एफ इनवर्स। ये क्या हो गया भैया? एफ इनवर्स हो गया। अब बात आ गई, अगर आपको मैं बता दिया जाए ना, ठीक है देखो मैं बता ही देता हूं कि अगर मैं आपसे कह दूं कि अगर ऑन टू ना होता, हमने ऑन टू ही क्यों लिया, केवल 1 1 से ही हमने इनवर्स क्यों नहीं बोला, तो ध्यान से देखिए, अगर कल के दिन इसमें मान लेते हैं ये ऑन टू ना होता, ये तो पहले आप एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड कर देता हूं। समझ आ गया? इनवर्स कब निकलेगा? जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी इनवर्स निकलेगा, और इनवर्स ये हो गया। मान लीजिए इसके पास एक और एलिमेंट होता ई, अगर ई होता तो ये ऑन टू तो नहीं होता, 1 1 था क्योंकि सबकी एक इमेज है और ई नहीं है, तो कल के दिन जब आप इसका इनवर्स लिखते क्या यहाँ पे ई आ जाता? क्या ई की कोई इमेज इधर बन रही थी? कोई इमेज नहीं बन रही, जबकि मैंने फंक्शन की डेफिनेशन क्या बताई है? फंक्शन वो होता है जिसमें डोमेन में उपस्थित सारे के सारे एलिमेंट की एट लीस्ट 1 इमेज जरूर हो, लेकिन ई की कोई इमेज नहीं, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है, फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। इसीलिए जब भी आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालें तो याद रखें वो फंक्शन 1 1 और साथ में ऑन टू होना चाहिए, या आसान भाषा में बोले तो फंक्शन बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, इसको नोट करिए। अब देखिए मैं आपके लिए एक टेबल बना दे रहा हूं इनवर्स फंक्शन की। आपके सिलेबस में क्या केवल 6 ही आपके इनवर्स फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ये 6 फंक्शन की आपको इनवर्स फंक्शन आपको सिलेबस में पढ़ने हैं। उनकी डोमेन क्या होगी और उनकी रेंज क्या होगी, उनके विषय में बात करता हूं। डोमेन को हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और रेंज को हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कल के दिन ये टेबल आपको याद ही करनी है, तभी आपका ये चैप्टर आएगा। ठीक है, इस टेबल को अगले वीडियो से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, ताकि क्वेश्चन कराते वक्त आपको समझने में और मुझे समझाने में कोई दिक्कत ना आए। मान लीजिए पहला फंक्शन y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x। क्या दिया भैया? y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स x। तो डोमेन इसकी होती है -1 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, और जो इसकी रेंज है, रेंज होती है -π/2 से लेके π/2 तक। ओके, अगर अगला फंक्शन बात की जाए cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का जो डोमेन है वो होती है -1 से 1, और अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज होती है 0 से लेके पाई के बीच में। रेंज कितनी होती है भैया? 0 से लेके पाई के बीच में है। अगर y इक्वल टू मान लीजिए tan इनवर्स x आ गया, क्या आ गया भैया? tan इनवर्स x, तो इसकी डोमेन होती है रियल नंबर, कोई भी नंबर होगा वो इसकी डोमेन में ही आता है। सारे नंबर आपका tan इनवर्स x के लिए डिफाइंड है, पर इसकी रेंज याद रखना, रेंज होती है -π/2 से π/2 तक। -π/2, देखिए साइन में जो है क्लोज ब्रैकेट है और जो आपका tan है उसमें ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब मान लीजिए y इक्वल टू हमको दिया है cot इनवर्स x। इसकी भी जो आपकी डोमेन है वो r ही होती है। डोमेन क्या होती है भैया? r होती है, और रेंज जो होती है वो होती है 0 से लेके पाई के बीच में। यहाँ ओपन ब्रैकेट है। ठीक, मान लीजिए कल के दिन y इक्वल टू दिया है आपके पास सेक इनवर्स x। क्या दिया भैया? सेक इनवर्स x। तो इसकी जो डोमेन है वो होती है r माइनस का -1 से लेके -1 से लेके +1 तक ओपन ब्रैकेट, मतलब -1 से +1 तक का नंबर छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर आपके क्या होंगे भैया? इसकी डोमेन में होंगे। अगर हम रेंज की बात करें, किसकी बात करें, तो रेंज होती है इसकी 0 से लेके पाई माइनस का π/2 को छोड़ के। किसको छोड़ के भैया? π/2 को आपको छोड़ करके ये आपकी होती है। मान लीजिए y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x दिया है, तो कोसेक इनवर्स x की जो डोमेन होती है, डोमेन इसकी भी क्या होती है? r माइनस का -1 से लेकर 1 तक आपको ड्रॉप कर देना है, और जो इसकी रेंज है वो रेंज होगी इसकी माइनस का π/2 से π/2, माइनस का किसको छोड़ के भैया? केवल 0 को छोड़ करके। तो ये आपके, एक मिनट, ये सब दिख रहा है कैमरे पे? ओके ओके, तो देखिए ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक मैंने फंक्शन लिख दिए, उनकी डोमेन लिख दी और उनके क्या लिख दिया? रेंज लिख दिया। इस टेबल को आप भी उतार लीजिए और अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब देखिए मैं पूरा रफ नहीं करता हूं, थोड़ा यहाँ का रेंज वाला पार्ट रफ कर लेता हूं और यहीं पे आपको एक शानदार जुगाड़ दे देता हूं इन सबको याद रखने के लिए। देखिए मान लीजिए हमने बनाया एक्सेस, ध्यान से देखना चलेगा। ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स डैश एक्सेस है, ये माइनस एक्स है, ये माइनस वाई है। ठीक है, इस एक्सेस को बोल देते हैं -π/2। ये हो गया π/2, ये हो गया 0 और ये हो गया पाई। तो आप ध्यान से देखिए साइन इनवर्स एक्स, देखिए कहां से कहां लाई कर रहा है? -π/2 से लेके π/2 तक। माइनस का मतलब साइन यहाँ पे लाई कर रहा है। कौन लाई कर रहा है भैया? इस पूरे गैप में लाई कर रहा है साइन इनवर्स एक्स।
कॉमा क्या इसी पे tan इनवर्स x लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। और क्या लाई कर रहा है भैया, tan इनवर्स x लाई कर रहा है, कॉमा साथ में देखिए क्या कोसेक इनवर्स x भी इसी ग्राफ में बिल्कुल है, तो ये आपका आ गया कोसेक इनवर्स x। तीन फंक्शन है जो आपके -π/2 से π/2 के बीच में याद रखना है। ध्यान रखना फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये जो आपका 0 से π/2 के बीच में, ये तीनों के तीनों फंक्शन आपके कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। या याद रखिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पॉजिटिव। जितना भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है। पर अगर आपका -π/2 से 0 के बीच में है तो आपके पास जो साइन इनवर्स x है, कॉमा tan इनवर्स x है, कॉमा कोसेक इनवर्स x है, ये आपका कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। क्या होंगे, ये निगेटिव होंगे। और इनकी जो वैल्यू होगी रेंज वो 0 से लेके -π/2 से लेके 0 के बीच में होगी। अगर साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x की रेंज -π/2 से 0 के बीच में है तो हमेशा वो कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब देखिए दूसरे एंगल से देखते हैं। अब जो बचे तीन है, तीन जो हमारे पास बचे हैं वो क्या क्या बचे हैं, वो आपके पास बचे हैं cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x। यहीं पे आप देख लीजिएगा ध्यान से, वो 0 से लेके पाई तक लाई कर रहे हैं। कहां तक लाई कर रहे हैं भैया, 0 से लेके पाई तक लाई कर। इसमें क्या आ रहा है भैया, cos इनवर्स x आ रहा है, कॉमा cot इनवर्स x आ रहा है और कॉमा sec इनवर्स x आ रहा है। तो पहले कोऑर्डिनेट में मैंने लिख दिया सारे के सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस हो। लेकिन बाकी तीन हमारे जो ये तीनों रेड वाले हैं वो आपके π/2 से लेके पाई के बीच में भी होंगे। अगर यहाँ होंगे इसका मतलब cos इनवर्स x, कॉमा cot इनवर्स x, कॉमा sec इनवर्स x, ये क्या होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होंगे भैया, निगेटिव होंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ये ग्राफ याद रखना, 0 से लेके π/2 में, π/2 के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निगेटिव नहीं होगा, इनवर्स फंक्शन। इसके बाद अगर π/2 से लेके पाई तक चलें तो cos, cot और sec इनवर्स जो होगा वो निगेटिव होगा। और अगर हम लोग -π/2 से 0 तक गए तो आपके पास साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और sec इनवर्स x आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ ध्यान देखिए जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो यूज नहीं हुआ, जो थर्ड कोऑर्डिनेट है वो यूज नहीं हुआ है, तो नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट डाल के क्या लिख लीजिए, थर्ड क्वाड्रेट डू नॉट यूज इन ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट है उसका कोई भी आंसर आपका करेक्ट नहीं होगा। अगर कल के दिन कोई भी आंसर आपका पाई से लेके कहां तक 3π/2 के बीच में आ रहा है तो वो आंसर क्लियरली क्या होगा, गलत। क्योंकि ITF का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में डिफाइन नहीं, वो इस ग्राफ से आपको पता चला। तो ये लाइन नोट डाल के लिख लेना, थर्ड क्वाड्रेंट डू नॉट यूज इन ITF। ITF के किसी भी आंसर की वैल्यू पाई से लेके 3π/2 के बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक, इसको नोट करिए, मैं थोड़ा स्पेस कर लेता हूं। अब देखिए 2 पॉइंट और याद रखना कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो नहीं यूज होता, किस तरह, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे आपका ये बना दिया तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो क्लॉकवाइज में नहीं यूज हो रहा, आपने देखा होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में यूज हो रहा है। तो इस बात को याद रखना कि जो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है वो ITF का इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालते समय क्लॉकवाइज नहीं लेना। थर्ड क्वाड्रेंट को कभी भी ITF में कंक्लूड ही नहीं करना है, ये याद रखना। जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं आर ITF आर बाउंडेड फंक्शन। जितना भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कैसा होता है, बाउंडेड फंक्शन होता है, इस बात को भी याद रखना। अब देखिए टू वे टू गेट द इनवर्स फंक्शन अगर हमको ग्राफ से निकालना है, किससे निकालना भैया, ग्राफ से, तो उसके दो तरीके होते हैं। ग्राफ के मेथड से अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला मेथड ये कहता है टेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ अबाउट y इक्वल टू x लाइन। जो आपकी y इक्वल टू x लाइन के अबाउट उस ग्राफ का क्या ले लीजिए आप लोग, रिफ्लेक्शन ले लीजिए। पहला मेथड आपका ये कह रहा है कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, क्या निकालना भैया, इनवर्स, तो उस इनवर्स को निकालने के लिए उसका, मान लीजिए एक ग्राफ आपके पास ये दिया, ध्यान से देखना भैया, मान लीजिए ग्राफ हमारे पास ये दिया है और इसका इनवर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो y इक्वल टू x लाइन बना लीजिए। क्या बना लीजिए भैया, y इक्वल टू x लाइन यही होती है। और इसके अबाउट उसका क्या ले लीजिए, रिफ्लेक्शन ले लीजिए। रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसा दिखेगा भैया,
ये दिखेगा। तो ये नीचे वाला एफ एक्स है और ऊपर वाला कौन सा भैया एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अगर ग्राफ के मेथड से निकालना है तो पहला ग्राफ का मेथड ये कहता है कि जिस भी ग्राफ का या जिस भी फंक्शन का आपको इनवर्स निकालना है उस फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ करिए और उस ग्राफ को y इक्वल टू एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर लीजिए, रिफ्लेक्शन करा दीजिए। इसके बाद मेथड 2 कहता है, मेथड जो 2 है वो आपका 2 स्टेप का होता है। मेथड 2 आपका कितने स्टेप का होता है भैया, 2 स्टेप का होता है। पहला स्टेप में आपको क्या करना है, रोटेट कराना है द ग्राफ अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रो ओरिजिन बाय 90 डिग्री। ओरिजिन से उसको 90 डिग्री पे क्या करा देना है भैया, रोटेट करा देना है। मान लीजिए कल किसी ने एक ग्राफ आपके सामने ये वाला दिया, ध्यान से देखना, ये ग्राफ दिया है, इसको मेथड 2 से अगर करना है तो पहले स्टेप में आपको बोला गया है कि इसको 90 डिग्री में ओरिजिन के अबाउट क्या करा दीजिए भैया, रोटेट करा दीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस ग्राफ को जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 के अबाउट रोटेट कराएंगे, ध्यान देखना, क्या ये ग्राफ ये हो जाएगा। जब यही है इसको आपने 90 पे किया तो क्या ऐसा ही ग्राफ बनेगा, बिल्कुल देख लीजिए आप ध्यान से, 90 डिग्री पे घूम गया। फिर स्टेप 2 में क्या है, टेक रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स नहीं, अबाउट y एक्सेस। जो आपका रिफ्लेक्शन है वो y एक्सेस के अबाउट, y एक्सेस ये इसके अबाउट इसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। अगर इसका रिफ्लेक्शन लेंगे तो क्या ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ये मिरर हो गया। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जिसके अबाउट है उसको मिरर ले लीजिए, मिरर में जस्ट अपोजिट मिरर बन जाएगी। तो आपके दो मेथड है अगर आपको ग्राफ का यूज करके इनवर्स निकालना। पहला मेथड कहता है कि फंक्शन के ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, y इक्वल टू एक्स रे खींच लीजिए और उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। दूसरा स्टेप ये कहता है, दूसरा मेथड ये कहता है कि पहले स्टेप में जो भी ग्राफ है उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओरिजिन के अबाउट घुमा दीजिए और फिर y एक्सिस के अबाउट उसका रिफ्लेक्शन ले लीजिए। ठीक, तो आपका क्लास जो है आज का यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, इन सब का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करना पढ़ेंगे और इन सब की कुछ आइडियल कंडीशन की बाउंडेड कितना होता है, रेंज कितना होता है, डोमेन कितना होता है, कोडोमेन कितना होता है, इन सब चीजों का अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और इसके नेक्स्ट के जो एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इनवर्स फंक्शन के ग्राफ सीखेंगे और जो थर्ड वीडियो आपका डाला जाएगा उसके बाद से हम लोग इसके क्या है प्रॉब्लम को लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।